नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस वीडियो में हम लोग चर्चा ये करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जब वो वैक्यूम में प्रोपेगेट करती है तो उसका किस प्रकार का वेलोसिटी होता है। क्या उसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से इक्वल होता है या नहीं होता। ओके, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स होते हैं नेचर में। ओके, कहने का अर्थ यह है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ओके, साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग देखेंगे। ओके, जो हमारा वैक्यूम है, और इंट्रिंसिक इम्पिडेंस के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। ओके, बट सबसे पहले हमें पता ये करना होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये जो वैक्यूम में प्रोपेगेट कर रही है ना, तो इसके प्रोपगेशन का, इसके मोशन का कुछ इक्वेशन होता है, जैसे कि हम लोगों ने जनरल वेव इक्वेशन फाइंड आउट किया था सेमेस्टर 1 में। ओके, उसी प्रकार का हमारे पास कुछ वेव इक्वेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। ओके, जब वो किसी मीडियम में प्रोपगेट करती है तो, है ना, और उन इक्वेशंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेव इक्वेशन को पता करने के लिए हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन का नॉलेज होना चाहिए। ओके, चूंकि हम लोग यहाँ पर वैक्यूम ले रहे हैं कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो वैक्यूम में प्रोपगेट कर रहा है, तो वैक्यूम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, या यूँ कहिए प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है कि वहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होता है, अर्थात जो रो होता है, वो ज़ीरो से इक्वल होता है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, डेट इज सिग्मा, ये भी जीरो से इक्वल होता है, और जो करंट डेंसिटी होता है ये भी जीरो से इक्वल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो करंट डेंसिटी है वो सिग्मा एरो ई से इक्वल होता है। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ही जीरो है, दैट्स वाई करंट डेंसिटी भी जीरो होता है। सो मैक्सवेल इक्वेशन को हम लोग वैक्यूम में कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, एरो डेल डॉट एरो ई इज इक्वल टू जीरो। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिए हम लोग। एरो डेल डॉट एरो एच इज इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिए। ओके, एरो डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल एरो एच बाई डेल टी से इक्वेशन नंबर 3, और जो हमारा मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन है इसे इक्वेशन नंबर 4 ले लिए। यहाँ पर आप एक बात गौर कर पा रहे होंगे कि हम लोगों ने क्या किया है कि जो एरो डी है इसे एप्सिलॉन नॉट एरो ई ले लिया है, और जो एरो बी है इसे म्यू नॉट एरो एच ले लिया है। ओके, तो मैक्सवेल्स इक्वेशन के प्रयोग से ही हम लोग वेव इक्वेशन पता करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ओके, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको मैक्सवेल्स इक्वेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, वेव इक्वेशन पता करते हैं कि भाई वेव इक्वेशन कैसे निकाला जाए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम लोगों ने जो इक्वेशन नंबर 3 देखा अभी, ये मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन, जब हम लोग इसके बोथ साइड्स पर कर्ल लगा देते हैं, है ना, या यूँ कहिए कि डेल क्रॉस लगा देते हैं, तो इस स्थिति में जब हम लोग इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलता है। उसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन फॉर ईएम वेव्स इन वैक्यूम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, यहाँ पर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ओके, इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमें पता है कि इक्वेशन नंबर 3 क्या है, एरो डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल एरो एच बाई डेल टी है। ओके, कुछ इस प्रकार का। अब अगर हम लोग इसके बोथ साइड्स पर कर्ल अप्लाई कर दे, कर्ल लगा दे कुछ इस प्रकार से, कर्ल एरो डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू कर्ल माइनस म्यू नॉट डेल एरो एच बाई डेल टी, कुछ इस प्रकार से। ओके, यहाँ पर देखिए आप, कर्ल को हम लोग डेल क्रॉस भी कह सकते हैं। ओके, सो डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू एरो डेल क्रॉस, यहाँ पर है आपका माइनस म्यू नॉट डेल एरो एच बाई डेल टी। ओके, कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नेगेटिव का सिंबल है इसे बाहर निकाल देंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए, माइनस एरो डेल क्रॉस म्यू नॉट डेल एरो एच बाई
डेल टी, कुछ इस प्रकार से। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं डेल क्रॉस एरो ई, ये क्या है, एक वेक्टर आइडेंटिटी है। ओके, इस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा भी किया है। इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं, कर्ल्ड एरो ई। ओके, और एरो ई क्या है, यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो वेक्टर आइडेंटिटी है इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार का होता है, एरोडेल ब्रैकेट एरोडेल डॉट एरो ई माइनस डेल स्क्वायर एरो ई। ओके, कुछ इस प्रकार का इसका वैल्यू होता है, क्योंकि ये वेक्टर आइडेंटिटी है। ओके, और ये इधर से अगर आप देखो तो यहाँ पर हम लोग इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट डेल बाई डेल टी। ओके, एरो डेल क्रॉस एरो एच। हम लोगों ने क्या किया, इस डेल को अंदर लेके चले गए, है ना, इसके साथ। अब थोड़ा गौर कीजिए, हमें पता है एरोडेल डॉट एरो ई, है ना, ये मैक्सवेल का पहला इक्वेशन, आप गौर कीजिए, एरोडेल डॉट एरो ई, है ना, ये 0 से इक्वल है। तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 से इक्वल। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा माइनस डेल स्क्वायर एरो ई। ओके, और इधर क्या बचेगा, माइनस म्यू नॉट डेल बाई डेल टी एरोडेल क्रॉस एरो एच, कुछ इस प्रकार से। अब एरो डेल क्रॉस एरो एच देखिए, इसका वैल्यू हमारे पास मैक्सवेल के चौथे इक्वेशन में है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर रखना होगा हमें, माइनस म्यू नॉट डेल बाई डेल टी। ओके, यहाँ पर एरो डेल क्रॉस एरो एच का वैल्यू देखिए इक्वेशन नंबर 4 में है, तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं एप्सिलॉन नॉट डेल एरो ई बाई डेल टी है। ओके, अब सॉल्व करके देखते हैं, माइनस डेल स्क्वायर एरो ई इज इक्वल टू, हम लोग इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल टी, और यहाँ पर भी है डेल बाई डेल टी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर, और यहाँ पर एरो ई। ओके, बोथ साइड से नेगेटिव का सिंबल कैंसिल कर देते हैं, तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर एरो ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एरो ई बाय डेल टी स्क्वायर। ओके, तो ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है, ओके, दिस इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ये जो इक्वेशन है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरो ई के टर्म्स में है। ओके, उसी प्रकार सेम मेथड से हम लोग क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन भी पता करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में होता है। ओके, यहाँ पर देखिए, इस केस में हम लोगों ने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 3 का प्रयोग लिया था। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर 4 का मदद लेंगे। ओके, हमारा जो मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन है उसका हेल्प लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑन टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4। ओके, जो इक्वेशन नंबर 4 है इसके बोथ साइड्स में जब हम लोग कर्ल अप्लाई कर दे, कर्ल लगा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार से, डेल क्रॉस एरो एच इज इक्वल टू एरो डेल क्रॉस एप्सिलॉन नॉट डेल एरो ई बाई डेल टी। कुछ इस प्रकार से मिलेगा देखने को हमें, कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ये जो वेक्टर आइडेंटिटी था ये क्या था, डेल क्रॉस एरो। यहाँ पर क्या है, डेल क्रॉस एरो एच, बस वेक्टर बदल गया, है ना, बाद बाकी वेक्टर आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम जो वैल्यू है ये वाला, ये यहाँ पर रख देना है। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डेल को अंदर लेकर के गए थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी डेल को हम लोग अंदर लेकर के जाएंगे, तो हमें मिलेगा डेल क्रॉस एरो ई। तो डेल क्रॉस एरो ई का यहाँ पर वैल्यू है, ये वैल्यू रख देंगे। ओके, तो सेम प्रोसेस आपको करना है, जैसे प्रोसेस आपने यहाँ किया था बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना होगा आपको। ओके, तो आगे जाके आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार का होगा। ओके, डेल स्क्वायर एरो एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एरो एच बाय डेल टी स्क्वायर। ओके, ये जो इक्वेशन है, this equation is also called as wave equation for electromagnetic waves in terms of magnetic field intensity एरो एच। ओके, ये एरो एच के टर्म्स में है ना, बोथ साइड देखिए एरो एच है। ओके, सो हम लोगों ने वेव इक्वेशन पता कर लिया। जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में प्रोपगेट करेगा, ओके,
तो वहाँ पर उसके प्रोपगेशन के लिए जो इक्वेशंस होंगे वो कुछ इस प्रकार के होंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में ये और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में ये। ओके मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसके वेलोसिटी की बात करेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जब वो वैक्यूम में प्रोपगेट करता है तो उसका वेलोसिटी किस प्रकार का होता है। ओके उससे पहले ऐसा करते हैं कि हमारा ये जो इक्वेशन था इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। ओके और ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 6 ले लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग 4th इक्वेशन तक ले चुके थे। ओके तो इसे 5th और इसे 6 ले लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं वेलोसिटी की। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, हम लोगों ने एक जनरल वेव इक्वेशन पढ़ा है। जब हम लोग सेमेस्टर 1 में थे तो वहाँ पर हम लोगों ने एक जनरल वेव इक्वेशन पढ़ा था। वो जनरल वेव इक्वेशन क्या था, कुछ इस प्रकार का था। देखिए डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा वी होगा यहाँ पर, 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का वो इक्वेशन था। दिस इज कॉल्ड द जनरल वेव इक्वेशन। अब अगर हम लोग इस जनरल वेव इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 से कंपेयर कर दें, या फिर आप ऐसा करो इसे इक्वेशन नंबर 5 से कंपेयर कर दो, है ना, क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे हम लोग ऑब्जर्व ये करेंगे। देखिए पहले यहाँ पर लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग इसे इक्वेशन नंबर 7 ले लेते हैं। ओके ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 7 विथ 5 और 6, दोनों से ही आप कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जो 1/v स्क्वायर है ये आपको इक्वल मिलेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या है 1/v स्क्वायर है। ओके उसी प्रकार देखिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या है 1/v स्क्वायर है। इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब इस स्क्वायर को अगर इधर ले आए राइट हैंड साइड की तरफ तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके अब देखिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ओके इसके वैल्यू को हम लोग कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर देखिए आपका 4π/म्यू नॉट, ओके इंटू 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ओके हम लोगों ने क्या किया, ऊपर और नीचे सिर्फ जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर ऊपर और नीचे 4π मल्टीप्लाई कर दिया। ओके हम लोग इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 4π/म्यू नॉट है, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 10⁻⁷। ओके और यहाँ पर ये जो 1/4π एप्सिलॉन नॉट है, ओके इसका वैल्यू होगा आपका 9 × 10⁻⁹ कूलम्स कांस्टेंट। ओके ये रूट में आएगा। ठीक यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √10⁻⁷ एंड 10⁻⁹ क्या होगा 10⁻16, तो 9 × 10⁻16। ओके इसको आप मीटर पर सेकेंड में रखिए, दैट इज v इज इक्वल टू, आप इसका रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये किसका वेलोसिटी है, ये एक्चुअली में लाइट कि प्रोपगेशन का वेलोसिटी है ना, लाइट इसी गति से प्रोपगेट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो जब वैक्यूम में प्रोपगेट करेगा तो वो लाइट की वेलोसिटी से प्रोपगेट करेगा। ओके जो किससे इक्वल होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जब वैक्यूम में प्रोपगेट करेगा, ओके तो वो लाइट के वेलोसिटी से प्रोपगेट करेगा। ओके अब देखिए ये तो बात हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स इन वैक्यूम की। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स नेचर की, कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या वो ट्रांसवर्स है नेचर में। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये शो करना होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से भी परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से भी परपेंडिकुलर है। ओके तब हम लोग जा कर के ये कह पाएंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स है नेचर में। ओके साथ ही साथ इससे ये भी पता चल जाएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों भी एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए देखिए
इक्वेशन नंबर 5 ओके और इक्वेशन नंबर 6 इसका सॉल्यूशन हमें पता करना होगा। कैसे मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने कुछ देर पहले जनरल वेव इक्वेशन की बात की। तो जो जनरल वेव इक्वेशन था जो हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ा, वहाँ पर हम लोगों ने उसे सॉल्व भी किया था, उसका सॉल्यूशन भी पता किया था जनरल वेव इक्वेशन का। तो जनरल वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन नंबर 5 है और जो इक्वेशन नंबर 6 है इसका सॉल्यूशन पता करेंगे। ओके, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे जनरल वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो जो सॉल्यूशन था जनरल वेव इक्वेशन का वो कुछ इस प्रकार का था, साई इज इक्वल टू साई नॉट ओके ई पे पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके, जनरल वेव इक्वेशन का ये सॉल्यूशन था जो हम लोगों ने वहां पर पता किया था। इसी चीज को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन नंबर 5 है और जो इक्वेशन नंबर 6 है ओके इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो फॉर इक्वेशन नंबर 5 के लिए जो सॉल्यूशन हम लोगों को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में है, तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, एरो ई इज इक्वल टू ई नॉट ई पे पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। ओके, देखिए यहाँ पर x है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर हो सकता है वेव जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपेगेट कर रहा हो। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने z लिया है, ऐसा इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि हम लोग ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो z एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपेगेट कर रहा है। ओके, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो z एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपेगेट कर रहा है, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं। बिल्कुल सेम तरीके से सिमिलरली हम लोग इक्वेशन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन लिखेंगे। सिमिलरली फॉर इक्वेशन नंबर 6 ओके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एरो h इज इक्वल टू एच नॉट ई पे पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी, कुछ इस प्रकार से। ओके, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 8 और इसको इक्वेशन नंबर 9, क्योंकि हम लोग 7 तक यूज कर चुके थे। ओके मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर यहाँ पर हम लोग ऐसा करें कि इक्वेशन नंबर 8 को डिफरेंशिएट करते पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z और इक्वेशन नंबर 9 को डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू t पार्शियली। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज मिलेगा, उन वैल्यूज की मदद से हम लोग ऐसा शो कर पाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स होती है नेचर में जब वो वैक्यूम में प्रोपेगेट करती है। ओके, साथ ही साथ हम लोग ये भी यहाँ पर मेंशन कर ले कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जब वो डाइलेक्ट्रिक मीडिया में प्रोपेगेट करती है ओके तब भी वो ट्रांसवर्स होती है नेचर में, जब वो डाइलेक्ट्रिक मीडिया में प्रोपेगेट करती है। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कंडक्टिंग मीडिया में प्रोपेगेट करती है या आयोनाइज्ड गैस में प्रोपेगेट करती है या आप ऐसा कह सकते हैं प्लाज्मा में प्रोपेगेट करती है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नहीं होती नेचर में, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रहा होता है ना, ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ओके, इस पर हम लोग आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमें ट्रांसवर्स नेचर शो करना है, तो ट्रांसवर्स नेचर यहाँ पर लिखते हैं। ओके, ट्रांसवर्स नेचर, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इक्वेशन नंबर 8 को पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा, है ना, on partially differentiating equation number 8 with respect to z के रिस्पेक्ट पर इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, देखिए डेल एरो ई बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल बाई डेल जेड ई नॉट ई पे पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी, कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, डेल एरो ई बाई डेल जेड इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ई नॉट ई पे पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी, ये तो पूरा सेम आएगा। ओके, उसके बाद ये जो ब्रैकेट में है ना के जेड माइनस ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, तो इसमें जेड वाला एक ही टर्म है तो यहाँ पर आपको आई के मिल जाएगा, बाद बाकी सारा जीरो। ओके, अब यहाँ देखिए ई नॉट ई पे पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी है, इसका वैल्यू किससे इक्वल है, एरो ई से इक्वल है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 8। तो हम लोग इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डेल एरो ई बाई डेल जेड इज इक्वल टू एरो ई डॉट आई के। अब एरो ई और एरो ई बोथ साइड से कैंसिल कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ मिलेगा डेल बाई डेल जेड इज इक्वल टू आई के। ओके,
आई के मिलेगा। इस वैल्यू को ध्यान में रखिएगा। ओके, और एक और चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो के है ना, ये है आपका वेव नंबर जिसका वैल्यू होता है 2π/λ। ओके, ध्यान रखिएगा, के कैप नहीं है, ये कैपिटल के से आप इसको रिप्रेजेंट करें हमेशा। ओके, उसी प्रकार से मेरे प्यारे व्यूअर्स, सिमिलरली जब आप इक्वेशन नंबर 9 को टी के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, इक्वेशन नंबर 8 जो था हमारा, इसे हम लोगों ने क्या किया, जेड के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट किया। उसी प्रकार जब आप इक्वेशन नंबर 9 को टी के रिस्पेक्ट पर, ओके, टी के रिस्पेक्ट पर, स्मॉल टी के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ पर डेल बाई डेल टी का एक वैल्यू देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार का, डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा आपको वैल्यू मिलेगा। ओके, डेल बाई डेल टी का आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगा इस स्थिति में। अब ये जो दो वैल्यूज है ना, इनकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रांसवर्स नेचर को बहुत आसानी से शो कर पाएंगे। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम लोगों ने कैसे ऑब्टेन किया, डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू आई ओमेगा। देखिए, इक्वेशन नंबर 9 को क्या करना है, आपको टी के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है और बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा उसका भी। ठीक है, चलिए आइए ट्रांसवर्स नेचर को शो करते हैं। सबसे पहले मैक्सवेल के पहले इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, एरो डेल डॉट एरो ई इज इक्वल टू 0 है ना। पहला इक्वेशन है एरो डेल डॉट एरो ई इज इक्वल टू 0। ठीक, मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने कुछ देर पहले कहा कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किधर प्रोपोगेट कर रहा है, वो प्रोपोगेट कर रहा है जेड एक्सिस के अलोंग, है ना, जेड एक्सिस के अलोंग वो प्रोपोगेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो डेल है ये क्या है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसके बारे में हमें पता है, ये इक्वल होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, इससे इक्वल होता है, हमें इसके बारे में इतना पता है। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है और ये वेव जेड एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेट कर रही है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा नहीं। तो ये जो दो टर्म्स है ना, आई कैप डेल बाई डेल एक्स और जे कैप डेल बाई डेल वाई, ये दोनों हो जाएंगे 0। ओके, आपके पास बचेगा क्या डेल का वैल्यू, ये बचेगा के कैप डेल बाई डेल जेड। तो इस डेल की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, के कैप डेल बाई डेल जेड केवल प्रयोग करेंगे। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस डेल की जगह पर के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट एरो ई इज इक्वल टू 0। ओके, अब अभी हम लोगों ने डेल बाई डेल जेड का वैल्यू पता किया है, वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है आपका आई, ओके, के। ओके, ये आई आयोटा है, कैप नहीं है, आयोटा, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आयोटा। ओके, डॉट एरो ई इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन हमें यहाँ मिल रहा है, ये वाला इक्वेशन, इसको थोड़ा गौर से देखिए। इस इक्वेशन में हमें क्या पता चल रहा है, अब चूंकि अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर आई के है, ये क्या है, के क्या है, वेव नंबर है, ये 0 हो नहीं सकता, ये एक प्रकार का कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो 0 होने लायक है ना, जो हो सकता है 0, वो है आपका के कैप डॉट एरो ई, है ना, ये 0 से इक्वल हो सकता है। अब हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है, अगर किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वल होता है तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। सो यहाँ पर एरो के कैप और एरो ई, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। मेरे प्यारे व्यूअर्स, के कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के कैप एक्चुअली में यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है उस डायरेक्शन में ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन को दर्शा रहा है। ओके, सो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, परपेंडिकुलर है। इसको इक्वेशन नंबर ए ले लेते हैं। ओके, बिल्कुल सेम तरीके से मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमारा जो मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन है एरो डेल डॉट एरो एच, इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब डेल का वैल्यू तो आपको पता चल ही गया है, तो डायरेक्ट इसके वैल्यू को यहाँ पर लेते हैं, के कैप डेल बाई डेल जेड, ओके, डॉट एरो एच इज इक्वल टू 0। ओके, अब डेल बाई डेल जेड का वैल्यू भी आपके पास है ना, ये क्या है, आई कैपिटल के डॉट एरो एच। अब अभी हम लोगों ने आपको बताया के क्या है, कांस्टेंट है, वैल्यू 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा, ये होगा के कैप डॉट एरो एच इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है किन्हीं दो वेक्टर के बीच, या ऐसा कहिए किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वल है, अर्थात वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, है ना। सो यहाँ पर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जो इलेक्ट्रिक माफ़ कीजिएगा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो इसको इक्वेशन नंबर बी ले लीजिए। अब इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता ये चलेगा कि भाई साहब हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों से परपेंडिकुलर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, सो वो ट्रांसवर्स नेचर को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब है कि वो ट्रांसवर्स नेचर यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, सो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना, इन दोनों से क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, कुछ इस प्रकार से आप इसे शो कर सकते हो इक्वेशन नंबर ए और बी की मदद से। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि भाई ट्रांसवर्स नेचर की बात की अभी हम लोगों ने, है ना, कि कैसे जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जब वो वैक्यूम में प्रोपेगेट करता है तो वो ट्रांसवर्स होता है नेचर में। ओके, अब चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ओके, जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में प्रोपेगेट करता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वैक्यूम है, कोई मीडियम है, उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पर पता करते हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि भाई सब जो वेलोसिटी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जब वो प्रोपेगेट करती है कहाँ, वैक्यूम में, तो वो इक्वल होती है √1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट से इक्वल होती है। हमने अभी देखा, बट हमें ये भी पता है कि भाई जो √μ0 एप्सिलॉन नॉट है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी इक्वल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, है ना, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस वेलोसिटी से प्रोपेगेट करती है वैक्यूम में, वो वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से इक्वल है। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं। आप इसे कुछ ऐसे भी लिख पाओगे, c/v = 1। अब आपको पता है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ एनी वेव, है ना, ये किससे इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इक्वल होता है। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर n = 1। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। ओके, सो वैक्यूम का यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 से इक्वल होगा। ओके, अब लास्टली हमारे पास एक और टर्म बच रहा है, दैट इज इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस क्या होता है? देखिए, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस की अगर आप बात करते हो तो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस एक प्रकार का रेशियो होता है ना, ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स का रेशियो होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना, कुछ ऐसे ले, EXI कैप ले, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑटोमेटिकली Y में चला जाएगा, है ना। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के X कंपोनेंट को लेंगे, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का Y कंपोनेंट लेना होगा, तब ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स आएगा। जैसे कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का Y कंपोनेंट लेंगे, ओके, तो हम लोग को इसका X कंपोनेंट लेना होगा। ओके, कुछ इस प्रकार से, है ना, ऑटोमेटिकली जो कंपोनेंट्स है वो बदल जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स। इन्हीं ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स का जो रेशियो होता है उसे हम लोग इंट्रिंसिक इम्पिडेंस कहते हैं, है ना। और इंट्रिंसिक इम्पिडेंस को मेरे प्यारे व्यूअर्स हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस और वेव इम्पिडेंस भी कहते हैं। अब चूंकि ये इम्पिडेंस है, इसकी वजह से इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है ना, और इसे हम लोग ईटा नॉट से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, इसे हम लोग ईटा नॉट से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में लिखा है इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। ओके, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस इज द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ एरो ई एंड एरो एच। इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड, माफ कीजिएगा, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेव इम्पिडेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस। ओके, जिसे हम लोग ईटा नॉट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स का रेशियो, और ये इक्वल होता है आपका μ0/ε0 से। अब μ0 का यहाँ पर कुछ इस प्रकार का वैल्यू है। ओके, एप्सिलॉन नॉट का कुछ इस प्रकार का वैल्यू है। तो वैल्यूज को पुट करके यहाँ पर कुछ वैल्यू पता किया जाता है इंट्रिंसिक इम्पिडेंस का। ईटा नॉट का जो 120 पाई आता है, ओके, और ऐसे 377 ओम्स। ओके, और जैसा कि हम लोगों ने कहा, क्योंकि ये इम्पिडेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम्स में होगा। ओके, सो
ये हमारा अनबाउंडेड मीडिया का सबसे पहला टॉपिक था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, या जनरली कहिए प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। ओके, ये अनबाउंडेड मीडिया का सबसे पहला टॉपिक था। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया। ओके, कि भाई डाइलेक्ट्रिक मीडिया में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट करती है तो क्या होता है वहाँ पर, है ना। वहाँ पर मैक्सवेल्स इक्वेशन किस प्रकार के होते हैं, वहाँ पर वेव इक्वेशन कैसा मिलता है, वेलोसिटी किस प्रकार का होता है, ट्रांसवर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नहीं होता है ना। इस सब पर हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट लगा हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर सके। ओके, तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।